नैनो आधारित सारे जो उत्पादों की विशेषता ये है कि एक तो ये प्रदूषण मुक्त है। इससे पैदा होने वाले जो उत्पाद होते हैं उनमें सब में पोषक तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, संतुलित मात्रा में। नैनो डीएपी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही आदर्श प्रोडक्ट है उसको सीड ट्रीटमेंट करने का। नैनो यूरिया एक बार प्रयोग करने से एक उसका प्रभाव 25 दिन तक रहता है, जबकि यूरिया का 6 दिन तक रहता है। अगर नैनो यूरिया या नैनो डीएपी मिला करके हमने अपने रसायन में उपयोग कर लिया है तो ये समझ लीजिए कि उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा और उससे रोग का नियंत्रण भी आसान होगा। किसान भाइयों से हमेशा हम लोग अपील करते हैं कि ये जो यूरिया दानेदार है उसका प्रयोग कम करें। हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। हम चाहते हैं जो किसानों ने हमको बनाया है हम किसानों के लिए ही काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है और ये हमारी संस्था का संकल्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का स्पेशल पॉडकास्ट किसान ऑफ इंडिया अनप्लग्ड। मैं हूं प्रियंका और आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो भारतीय खेती को एक नए युग की तरफ लेके जा रही है, जिसका नाम है नैनो उर्वरक। आज हमारे बीच मौजूद हैं इफ्को के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, जो हमें नैनो यूरिया की साइंस, उसके फायदे और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराएंगे। नमस्कार योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपके अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप बताइए, आप अपनी मार्केटिंग अप्रोच कैसे डिफाइन करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो बहुत ट्रेडिशनल होने के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मार्केटिंग अप्रोच हम जब डिसाइड करते हैं तो हम पहले, चूँकि कृषि निवेश किसानों के काम में आते हैं, तो हम पहले किसानों की प्राथमिकताएं, उनकी आवश्यकताएं और उत्पाद की उपयोगिता, इन सब का विश्लेषण करते हैं। हमें यदि उर्वरकों का वितरण करना है, कृषि निवेशों के बारे में अगर बात करें तो विशेष रूप से इफ्को उर्वरकों का ही निर्माण करती थी, जिसमें करीब अभी भी हम 91 लाख टन टोटल उर्वरक बनाते हैं और करीब 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 38 लाख टन तक की हमारी बिक्री होती है। तो उस बिक्री को नियोजित करने के लिए हम ये सोचते हैं कि कैसे किसान भाइयों को सही समय पे सही तरीके से उर्वरक उपलब्ध करा दिया जाए। उसके लिए हमारे पास सहकारिता का एक विशाल नेटवर्क है। हम सबसे पहले उस नेटवर्क को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसको किसानों की अपनी सहकारी संस्था ही है, तो उसको प्राथमिकता देते हैं सबसे पहले। और उनकी मांग के अनुसार जो नेटवर्क कोऑपरेटिव का वर्क करता है उस हिसाब से हम उसको संगठित करते हैं और उसका नियोजन उसी हिसाब से करते हैं। किसानों को समय पे निश्चित मात्रा, जो उनकी आवश्यक मात्रा है, उसकी उपलब्धता कराई जा सके। और जहाँ तक उर्वरकों का प्रश्न है, उर्वरकों की बहुत सारे दरें, उनकी सारी योजनाएं जो भी आगे चलने वाली हैं, बहुत सारा भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो वो सही दर पे, सही समय पे, सही उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराने की प्राथमिकता को ध्यान में रख करके हम अपनी आगामी रणनीति बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा आप मान लीजिए, जैसे मान लो बुआई का समय है, हमको पता है किस प्रदेश में किस समय कहाँ पे बुआई का समय है, तो बुआई के लिए जो आवश्यक उर्वरक हैं उनको वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। और उसके बाद में जब टॉप ड्रेसिंग करनी होगी, जब ऊपर से खाद डालने होते हैं, तो उस हिसाब से उसका नियोजन करते हैं। और साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कैसे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हम कम कर सकें, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है हमारे धरती माता की, भूमाता की, वो बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद को हजम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी जो स्वाभाविक क्षमता थी वो घट करके बहुत कम बची है। यानी जो हमारी धरती में ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 2 होता था, वो 0.3 से 0.1 हो गया है। तो हम इसका भी प्रयास करते हैं कैसे रासायनिक खादों का प्रयोग कम करा के वैकल्पिक कृषि निवेशों का उपयोग किसान भाई कर सकें। वैकल्पिक कृषि निवेशों में सबसे पहला जो हमारा कृषि निवेश होता है वो हम चाहते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र, जैविक खाद का किसान भाई उपयोग करें, जिसका उपयोग अब धीरे धीरे कम हो गया है। कारण क्या हुआ कि हमारी निर्भरता
धीरे धीरे रासायनिक खादों पे बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि हम उसको धीरे धीरे करके हमारे यहाँ से गायब होने लगी। हम फसल चक्र का भी ध्यान देने के लिए अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं। हम नगदी फसलों के समावेश की भी उनसे सिफारिश करते हैं। इस तरीके से जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे रासायनिक खादों का उपयोग कम हो, उस तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, सभी लोग का एक ही उद्देश्य है, कैसे किसान रासायन मुक्त खेती की तरफ बढ़े। हम उर्वरकों की आपूर्ति करते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन वहाँ इस बात का भी दिमाग में रहता है कि कैसे इसकी मात्रा को धीरे धीरे कम किया जाए। तो उन वैकल्पिक कृषि निवेशों की व्यवस्था का भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। क्या क्या किसान को कब कितना बायो फर्टिलाइज़र दिया जाए, कितना बायो डिकम्पोजर दिया जाए, कितना हमारा बायो स्टिमुलेंट्स दिए जाएँ जो ग्रेन्यूल्स में डाले जा सकते हैं, कितना जो है दूसरी ऐसे उत्पाद हैं जिनसे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ा करके उर्वरक की आवश्यकता को कम किया जा सके। ऐसे विभिन्न उत्पादों का भी हम लोग विकास करते हैं और विकास करके किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। तो विपणन रणनीति का हिस्सा जो है उसका केंद्र बिंदु किसान होता है, और व्यवस्था को हम जो सहकारिता आधारित व्यवस्था है उसको प्राथमिकता दे करके वहाँ तक आवश्यक निवेश और सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। सर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में 5-6 सालों में काफ़ी इवॉल्व हुई है, तो इस इवोल्यूशन पे सर आपके क्या इंसाइट्स हैं? नहीं, अगर मेरी इंसाइट्स आप पूछें तो मेरा तो अनुभव ये है कि बहुत कुछ विकास हुआ है और बहुत कुछ करना भी हमको बाकी है। देखिए, धरती का स्वास्थ्य हमने कहा खराब है, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि गाँव में जो स्वास्थ्य पहले होता था लोगों का, या जो हम लोगों का जो सामान्य स्वास्थ्य होता था, वो भी प्रभावित हुआ है। नई नई बीमारियां, नए नए तमाम चीज़ें आनी शुरू हो गए हैं। बच्चों को चश्मे लगते हैं, हार्ट अटैक होते हैं कम उम्र में, कैंसर हो जाते हैं। अगर कहीं बारीकी से इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कहीं न कहीं हमारी जो उत्पादन व्यवस्था है कृषि की, उसको रसायन की चंगुल से छुड़ाने की हमारी प्राथमिकता है, और वो 5 साल में हुआ है। ठीक है ना। हम अपनी संस्था की ओर से भी उस सारे प्रयासों में पूरी भागीदारी करते हैं। अब पिछले 5 सालों में देखिए, केंद्रीय शोध संस्थान है, CSRI की एक इंस्टीट्यूट है CSMCRI, उसका प्रोडक्ट हम लोग लेके आए अभी 5-10 साल में, 8-7 साल हुए। बहुत उपयोगी किसानों के लिए साबित हुआ है। उसके उपयोग से अगर हम देखें तो उर्वरक का उपयोग कम करके भी हम 25% कम करके भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छी किस्म के, बहुत अच्छे तरह के कई प्रकार के जीवाणु खादें भी हम लोगों ने बनाई, जिसमें नत्रजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। यानी उसका अगर प्रयोग किया जाए तो यूरिया के प्रयोग को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जड़ क्षेत्र में जो नत्रजन वाले जैव उर्वरक हैं वो एक छोटी सी समझ लो फैक्ट्री लगा देते हैं जो यूरिया उपलब्ध होती है। फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर, इन सब के जीवाणु खादें उपलब्ध हैं, जिनको हम प्रचुर मात्रा में उपलब्धता करके किसानों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बायो डिकम्पोजर एक और अच्छा उत्पाद हमारा ICR संस्थान ने बनाया था, उसको हम लोगों ने बढ़ाया है आगे, और कई लाख छोटे छोटे बाटल हैं उनको हम बेचते हैं, लोगों को निःशुल्क भी देते हैं, और बहुत कम पैसे हैं, 25 रुपये में बेचते हैं। अगर उसका प्रयोग किसान भाई करें बताई गई तकनीक से, तो उससे क्या होता है कि जो फसल के अवशेष बचते हैं उनको सड़ा करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। इस पे तमाम प्रयोग हमने किए। और सबसे आधारभूत क्या होना चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा हमारे भारत सरकार ने और सभी लोगों ने प्रमोट किया है, कि मिट्टी परीक्षण के आधार पे ही संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा देने का काम भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे, जो हमारे स्ट्रेंथ है पूरे देश में, सभी जगह हम लोग हैं, और हर जनपद में हर जगह हम निःशुल्क मृदा परीक्षण का काम और उस रिपोर्ट को किसानों को समझाने का भी काम करते हैं। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोल दिए हैं, PMKSK जिनको हम बोलते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा विकास मैं मानता हूँ। पहले क्या होती थी, फुटकर दुकानें,
वे एक तरीके से उर्वरक और बीज या रसायन बेचने का एक केंद्र होते थे। आज जो PMKSK माननीय प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो बनाए हैं, उनका नाम है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK। वहाँ पे क्या है, कृषि निवेशों के अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं। वहाँ पे समस्त सरकारी हमारी जो सुविधाएं हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, उनको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारा तकनीकी ज्ञान वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। वहाँ पे दीवारों पे उसके लगा होता है कैसे कैसे किसान भाई कृषि कर सकते हैं। और ये भी होता है कि अगर आपको कोई तकनीकी साहित्य चाहिए तो वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही इस चीज़ की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अगर किसी किसान को मिट्टी परीक्षण कराना है तो अपना नमूना वहाँ दे सकता है, क्योंकि हर केंद्र पे मृदा परीक्षण की सुविधा नहीं है। लेकिन वो भी धीरे धीरे करके वो बहुत सारी सुविधाएं, अब वो फुटकर बिक्री केंद्र न रह करके फुटकर बिक्री केंद्र के साथ साथ किसानों के लिए सूचना केंद्र का भी काम करता है। ये भी विकास है। और इस विकास में देखिए अनिवार्य रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ाया गया है। बहुत सारे इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत अधिक विकास हुआ है वो नैनो तकनीक आधारित नैनो फर्टिलाइजर्स पे हुआ है। उसमें भी इफको पायनियर है। सबसे पहला नैनो यूरिया तरल हम लोग लाए 2021 में। इसको हमने व्यापारिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराया। लेकिन इसके पीछे का काम जो हमारी संस्था के माननीय संचालक मंडल है, माननीय चेयरमैन साहब हैं, सब लोगों ने, हमारे MD डॉक्टर अवस्थी और सब लोगों ने मिल करके, एक हमारी इंजीनियर्स की टीम, हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने मिल के इसको 2017 से कोशिश की, हम 21 में ला पाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। और ये उर्वरक यूरिया की खपत को आधा करने में सक्षम है। लेकिन थोड़ा समय लग रहा है और एक दिन जरूर हम यूरिया की खपत को आधा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि अभी किसान सही विधि, सही मात्रा और सही समय किसानों को हमको बताना है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है और हम ये विश्वास करते हैं कि 2-3 साल में हम इसमें कामयाब होंगे। नैनो DAP आई, नैनो जिंक आया, नैनो कॉपर आया, बायोस्टिमुलेंट हमारा सागरिका आया, अभी एक और नया बायोस्टिमुलेंट धारा अमृत भी आने जा रहा है। नैनो जिंक, नैनो कॉपर नहीं, यानी नैनो आधारित सारे जो उत्पादों की विशेषता ये है कि एक तो ये प्रदूषण मुक्त है। ये जितना भी है पूरा का पूरा जो इसमें मात्रा तत्वों की है वो 95% पौधे ले लेते हैं। जब इसका छिड़काव किया जाता है खेत में तो जितना इसका तरल पौधे के ऊपर गिरता है पूरा का पूरा पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। और इसमें विशेष बात क्या है कि ये उपलब्धता जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर हैं, यूरिया, DAP, NPK कोई भी, उनकी उपलब्धता बहुत आंशिक रूप से होती है। उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधे को बहुत आंशिक रूप से होती है। यानी जैसे आप 100 किलो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से 15 किलो पोषक तत्व ही पौधा ग्रहण कर पाता है। बाकी सारी की सारी मात्रा जो बचती है 80-85% वो हमारी भूमि को, हमारे जल को, हमारी वायु को प्रदूषित करती है और साथ ही पोषक तत्वों की उपलब्धता के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल देती है, प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, मिट्टी को भी कड़ा करती है। यानी हमारी जो स्वाभाविक भूमाता की संरचना थी उसको भी एक तरीके से बाधित करती है, खराब करती है। तो ये सब चीज़ें जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर में हैं उनसे ये दोष मुक्त है। अगर आप, हम नहीं कहते आप पूरा कन्वेंशनल फर्टिलाइजर किसान भाई कम करें, पहले 25% कम करें, फिर 50% कम करें और अब 75% कम करें और बाद को 100% भी कर लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, बहुत जगह हुआ है, हमने करके देखा है, दूसरे देशों में हुआ भी है। तो अब यहाँ भी चूंकि जब यूरिया आया था, ध्यान होगा आपको शुरू में 65-66 में, उसको भी किसानों को प्रयोग करने में 7-8 साल लग गए थे। अभी हमें 2 साल ही हुए हैं ठीक से। अगर 2 साल बाद आप देखेंगे तो नैनो आधारित जो पोषक तत्व हैं बड़े पैमाने पे किसान भाई प्रयोग करेंगे। और इस अभियान में बहुत सारे हमारी संस्थाएं आ गई हैं। अब अकेले हम नहीं बचे हैं, हमारे साथ बहुत हाथ जुड़ गए हैं इसमें।
और उन हाथों के जुड़ने से क्या होगा, इस तकनीक को जो अभी बहुत सारी जगह मौजूद है, अब मोबाइल में नैनो तकनीक, स्पेस में नैनो तकनीक, दवाओं में नैनो तकनीक, आपके कॉस्मेटिक्स में बहुत सारा नैनो आता है, तो हर क्षेत्र में नैनो का प्रभाव था और उससे बहुत लाभ मिला है और बहुत विकास हुआ है। वही विकास अब कृषि में भी नैनो के माध्यम से होना तय है। और धीरे धीरे जो ज़मीन में खादें डाली जाती हैं उनकी जगह छिड़काव करने वाली खादें लेंगी, जिससे क्या होगा, ज़मीन में जब कोई चीज़ जाएगी नहीं तो ज़मीन पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में धीरे धीरे करके आएगी। यानी इसके प्रयोग से, नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों के प्रयोग से, एक तो उत्पादन प्रति इकाई 5 से लेकर 10 या उससे अधिक बढ़ सकता है। दूसरा, इसकी खास बात क्या है कि इससे पैदा होने वाले जो उत्पाद होते हैं, सब्जियां होती हैं, अनाज होता है, चारा होता है, उनमें सब में पोषक तत्व तो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, संतुलित मात्रा में होते हैं। बहुत सारे शोध हुए हैं जहाँ पे जिंक और कॉपर का इस्तेमाल खेतों में किया गया है, वहाँ में चारा अच्छा हुआ है। उसको खाने से जानवरों के दूध में भी जिंक की मात्रा जो है ठीक होगी। बहुत सारी फसलों में जहाँ इस्तेमाल किया गया है, सरसों के तेल में इस्तेमाल किया गया है, सब्जियों में इस्तेमाल किया गया है नैनो उर्वरकों का, सागरिका का, नैनो जिंक, नैनो कॉपर और भी हमारे जो उत्पाद हैं, वहाँ पे क्या हुआ है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ी है, प्याज में जो है उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, उसकी संरचना अच्छी हुई है और बाज़ार में किसानों को तीसरा लाभ यह है कि अच्छे पैसे मिलते हैं। हरियाणा में क्या है, जब सरसों किसान बेचने जाता है तो पहले उसका तेल टेस्ट किया जाता है। जिन खेतों में इसको नैनो उर्वरकों का, बायोस्टिमुलेंट का, बायो जैविक खेती का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे तेल का प्रतिशत ज़्यादा में होता है, किसान को पैसे भी अच्छे मिलते हैं। सब्जियां जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है, उनका उत्पादन देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, स्वाद में अच्छी होती हैं और उसका बाज़ार में भाव भी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके प्रयोग करने से क्या होता है कि पौधा स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होता है। जब स्वस्थ होता है तो उसमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है, ठीक है ना। अगर उसमें बहुत सारा यूरिया आप डाल देंगे तो क्या होगा, पौधा कोमल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दाना जो बनेगा उसमें वो बहुत पतला बनेगा और बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है। अभी पूरे बुंदेलखंड का अभी 1-1.5 हफ्ते पहले हम लोगों ने, हमारे आदमियों ने भ्रमण किया, वहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम भी किया। कमिश्नर साहब वहाँ स्वयं थे। जिन खेतों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका और इन चीज़ों का उपयोग हुआ था, वो खेत बिल्कुल सीधे खड़े थे, बाकी सब लेटे हुए थे। और इस तरीके का अनुभव हमने यहाँ दिल्ली में भी किया। जब हम लाए थे पहले, हमारे एक मित्र हैं, उनके खेत पे भी वो हमको ले गए थे और उस खेत पे ले जा कर के फिर उन्होंने दिखाया था, तो उस आसपास का सारा गेहूं लेटा हुआ था और खाली वही खेत ऐसा था जो खड़ा था। यानी एक स्वाभाविक रूप से जो पौधे में शक्ति आती है वो इस वजह से आती है कि एक बार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का छिड़काव करने पर 25 दिन तक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जबकि बल्क फर्टिलाइजर डालने में 6 दिन के बाद सब खत्म हो जाते हैं और प्रदूषण बहुत बढ़ता है, साथ में पूरा उपयोग भी नहीं होता। तो इस तरीके के बहुत सारे नए प्रयोग किए गए। पहली बार देश में वैज्ञानिक खेत पे पहुंचे हैं। पहली बार विकसित कृषि संकल्प यात्रा निकाली गई है, विकसित भारत कृषि संकल्प यात्रा। बहुत बार ऐसे बहुत सारे अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं जिनसे किसान तक लोगों को जानकारी पहुंचनी प्रारंभ हुई है और इसका बहुत दूरगामी परिणाम आएगा। एक समन्वित जो संतुलित विकास कृषि में हो रहा है वो बहुत ही मेरे ख्याल से बेमिसाल है और अतुलनीय है, जो और आगे हमारे लिए अच्छा होगा। सर, अब नैनो यूरिया के बारे में हम बात करें तो सर, नैनो यूरिया के बारे में आप ब्रीफली बताइए कि नैनो यूरिया है क्या और एक कन्वेंशनल यूरिया से कैसे बेहतर है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। नैनो यूरिया क्या है और कन्वेंशनल यूरिया से कैसे अंतर है, इसको आप ऐसे समझ सकती हैं कि पोषक तत्व नत्रजन, यूरिया से नत्रजन जाता है। नत्रजन यानी इसको आप प्रोटीन समझिए, वानस्पतिक वृद्धि, बहुत सारे और इसको पौधे का पूरा संरचना है। यदि आपके शरीर को ही देखा जाए तो हमारे शरीर में अगर पानी निकाल दिया जाए तो 80% भाग प्रोटीन का बचता है।
तो पौधों की बेसिक जो स्ट्रक्चर है पूरा बनाने का, उसको अच्छा करने का, हरा भरा करने का काम एक तरीके से नैनो यूरिया करता है। अब यूरिया और नैनो यूरिया दोनों काम एक ही करते हैं, ठीक है ना। अंतर क्या है कि यूरिया में जहाँ बहुत ही संतृप्त रूप से 46% नत्रजन होता है, और वो 46% नत्रजन जिसकी एक बोरी आप डालते हो खेत में, जिसमें लगभग 22 किलो नत्रजन होता है। हम मोटा अंदाज़ा लगाएं 100 किलो से ले लेते हैं, हमने भी आपको एक अंदाज़ा बताया भी था। तो 100 किलो में आपने अगर यूरिया खेत में डाला तो उसमें 46% यानी 46 किलो नत्रजन गया। अब नत्रजन की उपयोग क्षमता हम कहते हैं 30-35% है। हम 1977 में पढ़ते तब भी कहते थे 35% है। हम ये भूल जाते हैं कि उस समय धरती में ऑर्गेनिक कार्बन कितना था, यानी उसको हजम करने की क्षमता कितनी थी, और अब कितनी बची है। खैर हम उसको 35% मान लेते हैं, उस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तो भी 15 किलो के आसपास पोषक तत्व पौधा लेता है, ठीक। अब पोषक तत्व कैसे लेता है, वो एक होता है आयन, बहुत आयन के रूप में। वो आयन जो है अमोनियम के और नाइट्रेट के आयन, जब जड़ क्षेत्र से अमोनियम के आयन यानी धान का पौधा लेता है, बाकी पौधे नाइट्रेट का आयन लेते हैं। तो हम इस तरह के बड़े असाधारण से उदाहरण से आपको बता दें कि जैसे हम खाते तो रोटी हैं, पैदा करते हैं गेहूं, ठीक है ना। फिर गेहूं जब पैदा करके लाते हैं घर तो उसका पहले आटा पिसाते हैं, फिर आटा पिसाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं, तभी तो खाते हैं। ऐसे जब यूरिया खेत में आप इस्तेमाल करते हो तो यूरिया से पहले आटा बनता है, यानी अवस्था परिवर्तन हुआ तो पहले अमोनियम का आयन बनता है। तो अमोनियम का आयन बनेगा तो उसको धान के पौधे ले लेंगे, जैसे हमारे पशु जो है आटा भी खा लेते हैं। अब आदमी कहता हमें तो भाई चाहिए खाली रोटी, फिर आटे से रोटी बनती है। ऐसे यूरिया में अमोनियम से नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना। तो नाइट्रेट दूसरी फसलें लेती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा सा जो समय लगता है, या जैसे एक साथ यूरिया खेत में डाला गया, नमी पा करके घुला, तो एक साथ बहुत सारा प्रोटीन जो पौधे ले सकते हैं लेते हैं, जिस अवस्था में परिवर्तन होते होते जहाँ जाता है वो लेते हैं, और बाकी जो नहीं ले पाते हैं या अवशेष बचता है वो सारा का सारा फिर बर्बाद होता है। जैसे आपकी खुराक है 2 रोटी खाने की, अब बन गई 20 रोटी एकदम, तो आप खा तो सकते नहीं, तो 18 तो बेकार होनी है। तो उसका करीब 70% भाग जो है नुकसान वहीं हो जाता है। और वो नुकसान हो तो कोई बात, वो नुकसान होकर क्या करता है, कुछ गैसें निकालता है कि यूरिया का जो संरचना है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाती हैं। और नाइट्रेट जब बन गया, अगर पौधा नहीं ले पाया तो ज़मीन में चला गया, तो आपका पेयजल प्रदूषित हो गया, और जो ज़मीन में पड़ा रहा वो ज़मीन को प्रदूषित करता है। जब आपकी रोटियां ज़्यादा हो जाएंगी, खानी पड़ेंगी आपको, तो दूसरी जो आवश्यक चीज़ें थे आप नहीं खा पाओगे, या उनकी उपलब्धता कम हो जाएगी। तो ऐसे जब नत्रजन ज़्यादा हो जाता है तो पौधा दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी पौधे में प्रभावित करता है, नत्रजन, ठीक है ना। तो ये नुकसान हो गया। अब मान लो एकदम से ले लिया तो फिर क्या होगा, पौधा बढ़ जाएगा, एकदम से ही ज़्यादा नाइट्रोजन पहुंच जाएगी, प्रोटीन जगह जगह पे फिर डिपॉजिट हो जाती है, जो पौधे के किसी काम में नहीं आती, ठीक है। उससे रोग भी बढ़ते हैं, उससे कीड़े जल्दी लगते हैं, वो तो हम आपको बता चुके हैं, उस बहुत सारे नुकसान करता है। अब नैनो यूरिया में क्या होता है, हमने ये नैनो यूरिया जो प्लस बनाया है, इसमें यूरिया का ही इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा पोर्शन यूरिया का लिया है, और उसको लेने के बाद में क्या किया है कि जो वो यूरिया का जो अणु है जो है ना, उसमें एक ऊपर से जैविक कवच पहना दिया, बहुत सूक्ष्म कण है, उसके ऊपर जैविक कवच पहनाया हुआ है। अब जब कवच पहना देते हैं तो आपस में मिलते भी नहीं हैं, आकार भी बड़ा नहीं करते हैं, और रिएक्शन भी नहीं करते हैं। आप समझे नहीं समझे। तो पूरे जितने आयन एक बोरी यूरिया से पैदा हो करके जितना पोषक तत्व, जितनी ताकत देते, उससे कहीं ज़्यादा
उपलब्ध अवस्था में पोषक तत्व पौधे के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ तरीका दूसरा है, यहाँ पहुंच तो जाएगा, लेकिन जितनी आवश्यकता होगा, जैसे आपको लगी हमको ब्रेकफास्ट करना, एक रोटी चाहिए तो एक रोटी ही देगा, यानी जड़ को चाहिए जैसे कुछ मात्रा चाहिए तो जड़ में उतनी ही जाएगी, बाकी वहाँ संचित रहता है, ठीक है ना। और फिर जैसे मान लो जितना चाहिए, जहाँ जिसको जितना चाहिए उतने वो आयन जो है परिवर्तित होंगे यूरिया से अमोनियम में, अमोनियम से नाइट्रेट में, मतलब आपका गेहूं से आटा, आटा से रोटी, सब पौधे के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा और वो नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि वो पहुंच गया। तो इस तरीके से उसकी जो उपलब्धता बनी रहेगी, वो हमने बताया तो आपको 25 दिन तक बनी रहेगी। ये हमारे करनाल में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनकी ये एक रिपोर्ट है, और यूरिया डालने पे 6 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, एक लक्ष्य जो था, एक उद्देश्य था, उद्देश्य परक है कि जितना चाहिए जैसा चाहिए उतना मिल रहा है, वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती भी खाना पड़ रहा है और बाद को दूसरी चीज़ों को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो 95% तक है, तो कुछ भी नीचे नहीं जाएगा ज़मीन में। जब ज़मीन में कोई चीज़ जहरीली जाएगी ही नहीं तो प्रदूषण भी रुक जाएगा, और जब जहरीली जाएगी नहीं तब क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी जैविक शक्ति जो थी वो धीरे धीरे पुनः बढ़नी शुरू होगी। यानी नैनो यूरिया एक बार प्रयोग करने से एक उसका प्रभाव 25 दिन तक रहता है, जबकि यूरिया का 6 दिन तक रहता है। अगर आप गणना करो, मान लो भारत सरकार एक बोरी यूरिया पे करीब 1500 से 1800 रुपये की अभी भी अनुदान देती है। ये जो धनराशि कई बार 2000 भी हो जाती है, कई बार थोड़ी कम हो जाती है, मोटा मोटा इतना हमको पैसा सरकार खर्च करती है एक बोरी उपलब्ध कराने के लिए। हम कहते हैं 266 रुपये 50 पैसे में हम आज किसान को यूरिया उपलब्ध कराते हैं। अगर वो पूरी मात्रा 6 दिन में ख़त्म हो गई तो एक दिन का नतीजन का क्या मतलब, वो फिर उस तरीके से देखो तो 25 दिन तक वहाँ मिलता है। तो बहुत अंतर है। और जहाँ यहाँ पे प्रदूषण हो करके बीमारियां और दुनिया भर की जो दिक्कतें हमारे समाज में आ रही हैं, वहाँ वो कुछ नहीं हो रहा है। आप समझे नहीं समझे क्या अंतर है? पैसा भी सरकार का भी नहीं खर्च हो रहा है इसमें, हम लोग उसका छिड़काव कराते हैं। अब हमारी संस्था तो अगर ड्रोन से कोई छिड़काव करता है उसको 100 रुपये अपनी तरफ से किसान को देती है, और बहुत सारे ड्रोन भी हमने पूरे देश में दे रखे हैं, करीब 2000। तो इस तरीके से इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। लोगों को भ्रम होता है, गलती कहाँ पे किसान कर रहे हैं मैं वो भी आपको बता दूं, और हमारी भी गलती क्या है वो भी बता दूं। गलती किसान ये क्या कर रहे हैं, उनको सही विधि, मात्रा और समय का ज्ञान नहीं है। किसी ने मान लो उसने खरीद ली नैनो यूरिया किसी दुकान से, उसको पता ही नहीं कैसे डालना है, तो कोई यूरिया के साथ मिला के डाल देगा, कोई कैसे डाल देगा, फिर बाद को कहते हैं कि काम नहीं करता। सही मात्रा और सही विधि और सही समय पे अगर हम लोग इसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित लाभ होना है। अभी एक दूसरी बात आप समझो, जो जैविक खेती लोग करते थे या दूसरे तरीके की जो खेतियां करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है नत्रजन कम हो जाता है। लेकिन नत्रजन का प्रयोग अगर नैनो यूरिया के माध्यम से खड़ी फसलों में कर लिया जाए तो फिर प्रदूषण मुक्त खेती या रसायन मुक्त खेती को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। खाली नैनो यूरिया ही नहीं है, आप इसी तरीके के लाभ डीएपी कन्वेंशनल जो आती है दानेदार और डीएपी नैनो, इनमें भी वही सारे अंतर हैं। अब जैसे नैनो जिंक रखा हुआ है, यहाँ पे नैनो कॉपर रखा हुआ है। अब जिंक जैसे किसान डालता है, 2 तरीके के जिंक आता है, 33% का, 21% का। तो 21% का डालता है तो उसको 10 किलो डालना पड़ता है एकड़ में, और 33% का डालता है तो 6 किलो डालना पड़ता है। तो उसका करीब 1000 रुपये के आसपास खर्चा, 800 से 1000, 700 से 1000 रुपये आता है। हमने 200 रुपये का विकल्प दिया है। नैनो यूरिया का जब टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं उसी समय मिला दीजिए इसको 100 ml, जिंक की कमी नहीं होगी। और वो जो 10 किलो आपने डाला जिंक सल्फेट, वो मालूम काम में कितना आता है, 200 से 300 ग्राम, बहुत 400 ग्राम, बाकी सब खेत में पड़ा रहता है। तो ये बहुत सारे इसके लाभ हैं। इसमें कीड़े रोग भी कम लगते हैं, और कीड़े रोग अगर लग भी जाएं, आप समझे ना, अगर नैनो यूरिया या नैनो डीएपी मिला करके हमने
अपने रसायन में उपयोग कर लिया है तो ये समझ लीजिए कि उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा और उससे रोग का नियंत्रण भी आसान होगा। पहले तो कम लगेगा, अगर हो जाएगा तो नियंत्रण आसान होगा, क्योंकि इसमें एक तरीके से पूरा औषधि के साथ ताकत जा रही है। जिससे पहले गोली खाते हैं, फिर इंजेक्शन लगता है, नहीं तो फिर बोतल चढ़ती है, तो इसमें सीधे बोतल ही चढ़ रही पौधे को। तो दवा भी जितनी चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचेगी और साथ में ताकत पहुँचेगी, तो उसका नियंत्रण भी आसान होता है। फसलें गिरती नहीं हैं, लाने ले जाने में सुगम होते हैं, भंडारण बहुत आसान होता है, बहुत सारे लाभ हैं और इसकी जो उपयोग है, वैधता है, वो 2 साल की है। तो ये इसके अंतर हैं और किसान भाइयों से हमेशा हम लोग अपील करते हैं कि ये जो यूरिया दानेदार है उसका प्रयोग कम करें, जो कि कीमत कम होने के कारण किसान की अज्ञानतावश कई बार आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण भी बहुत सारा यूरिया का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारी हमारी नुकसान पहुंचते हैं। सर, अब अगला सवाल इसी के ऊपर है। फार्मर्स को नैनो यूरिया के करेक्ट यूसेज और एडवांटेज के बारे में इफ़को कैसे एजुकेट कर रहा है? ये अच्छा है। देखिए, जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारे पास मानव संसाधन है और जो हमारे पास दूसरे और संसाधन है, उसके हिसाब से हम हर गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी सफलता भी हमको धीरे धीरे मिल रही है। हम किसान सभाएं करते हैं, किसान दिवस करते हैं, स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन प्रक्षेत्र लगाते हैं। किसान सभाओं में बहुत सारी तरीके से किसानों को बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से करके दिखाते हैं और इसके अलावा बहुत सारी पब्लिसिटी वैन चलती हैं, बहुत सारा तकनीकी साहित्य हम वितरित करते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी गोष्ठियां हम लोग करते हैं, राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय स्तरीय बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे हमने किसानों के ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ जितने हमारे क्षेत्र अधिकारी हैं, जितने हमारे फील्ड के काम करने वाले लोग हैं, वो 26 ग्रुप बनाते हैं अपने क्षेत्र का। एक तो अपने यहाँ के या तो रिटेलर्स हैं, उनके ग्रुप बनेंगे और साथ में एक पूरे क्षेत्र का ग्रुप बनता है। वहाँ पे निरंतर सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे जो है जो भी अधिकारी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, प्रसार कार्यकर्ता हैं, वो करते हैं। और बहुत सारी हमारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं हमारा इसमें सहयोग करती हैं। बहुत सारी सहकारिता हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कृषि विभाग के और बहुत सारे जो ICR इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे हम बहुत सारा काम करते हैं। उन सबसे हम समन्वय स्थापित करते हैं जनपद में। कृषि विभाग द्वारा जितने भी लोग जिले में लगाए गए हैं, जितने स्तर के हैं, हम उतने स्तर के प्रशिक्षण भी उनके लिए करते हैं और ख़ास तौर पे कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी प्रदर्शन करते हैं। और पूरे देश में अब तक हमने 2000 से ज़्यादा बहुत सारे संस्थानों में रिसर्च के ट्रायल भी कराए हैं। और ये काम हम केवल यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम विदेशों में भी कर रहे हैं। विदेशों में भी हमारे ट्रायल भी लग रहे हैं, वहाँ के अच्छे परिणाम भी हैं और बहुत धीरे धीरे, वो दिन दूर नहीं है। जबकि हम अभी तो पिछले साल हमारा 5 लाख बॉटल हमने निर्यात किया था और उसमें से बहुत सारा हमारा अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के उसको उपयोग करके कमर्शियल स्केल में करीब 12 कंट्री में हमने कर लिया है। और इसमें अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देश हैं जो हमारे कमर्शियल स्केल पे इसको ले जा रहे हैं। तो बहुत सारा काम, और इसमें हमारा सहकारिता मंत्रालय का बड़ा मुझे सहयोग मिलता है। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने हम एक हमारी NCEL है संस्था, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, उसको भी हमारे साथ लगा दिया है कि दोनों लोग मिलकर निर्यात का काम करेंगे। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमारी अभी पूरा प्रयास चल रहा है और आपको इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखेंगे। सर, क्या किसानों या बाजार में नैनो यूरिया को लेके कोई गलतफहमी है जिसे इफ़को एड्रेस कर रहा है? एक दो नहीं, बहुत गलतफहमियां हैं। हमने खुद ही अभी अपने आप स्वीकार किया कि किसान को अभी सही विधि, समय और उसका ज्ञान नहीं है। 3 चीज़ें हमने बताई ना आपको। तो विधि, समय और मात्रा का ज्ञान नहीं है। तो इसके ज्ञान के न होने की वजह से जब कोई फुटकर विक्रेता कई बार उनको देता है तो वो उसको भार स्वरूप लेते हैं और लेने के बाद फिर उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते। एक असंतुष्ट आदमी, किसान, अगले 10 आदमियों को असंतुष्ट करता है और एक संतुष्ट व्यक्ति मुश्किल से 2-3 आदमियों को करेगा जिससे वो बात करेगा। तो जो एक असंतुष्ट व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने अभी यही अभियान चला रखा है कि जितने हमारे संतुष्ट किसान भाई हैं
उनसे मिल करके हमने एक स्कीम जो स्पार्क डिमॉन्स्ट्रेशन की चलाई, केवल इसीलिए चलाई। और इसमें गुजरात ने बहुत अच्छा काम किया था पिछले साल। हमारा सूरत की एक सोसाइटी ने एक बड़ा बढ़िया काम किया था। उसने जो आदमी खाद लेने आता था वो उसको नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका देने की बात करते थे, उसकी विधि चीज़ें बता करके, तकनीकी ज्ञान दे के। किसान नहीं लेता था, तो उन्होंने क्या किया, उसे कुछ कहा नहीं, उसका नाम नोट कर लेते थे, उसका मोबाइल नंबर नोट कर लेते थे, गांव नोट कर लेते थे। और 2 टीम बना रखी थी उस आदमी ने कि एक 2 टीम है, और जितने ऐसे असंतुष्ट लोग आते थे जो नहीं ले जाते थे इनको, उनके यहाँ वो एक अपने स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, और उसमें पूरा मतलब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका इत्यादि को ले जा करके और उसके यहाँ स्प्रे करते थे। उसके खेत में जो सबसे खराब खेत होता था, खराब जगह होती थी खेत में, वहीं पे स्प्रे करके लौट आते थे। 5वें दिन